हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी, आदिकाल, भक्तिकाल व रीतिकाल संबंधी सभी प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हैं और इस समय हम लोग आधुनिक काल के प्रश्नों पर हैं। उसमें भी हम प्रगतिवाद तक के सारे प्रश्न देख चुके हैं और इस समय हम प्रयोगवाद के प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से पिछले सभी प्रश्नों का अभ्यास करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा प्रयास करते हैं कि अभ्यास के दौरान जो भी चीजें आपको याद कराई जा सकती हैं उन्हें याद भी कराया जाए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको इसका पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप लोग हिंदी से जुड़े हुए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अर्थात कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें हिंदी विषय से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, तो ये सभी प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं। परीक्षा की दृष्टि से तो बहुत महत्वपूर्ण है आपका अभ्यास करना। अगर आप लोग पिछले सभी प्रश्नों का अभ्यास कर लेंगे तो आगे के प्रश्न समझने में भी आपको बहुत आसानी हो जाएगी और उन्हें याद करने में भी आपको कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई होती हैं। और अगर आप एक क्रम से अध्ययन कर रहे हैं तो उसका एक अलग असर होता है आपकी पढ़ाई पर। अध्ययन हमें हमेशा क्रम से ही करना चाहिए। तो अभी जहां तक हम प्रश्नों को देख चुके थे उसके आगे प्रश्न की शुरुआत करेंगे। हमने यहां तक देख लिया था कि गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र क्या कहना चाहते हैं, ये हो गया था। अब अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि बाघ नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? नागार्जुन ने, केदारनाथ सिंह ने, प्रेमचंद ने या भगवती चरण वर्मा जी ने? तो जो बाघ नामक कविता है ये केदारनाथ सिंह की है। विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। ये कविता इनकी बहुत प्रसिद्ध कविता है केदारनाथ सिंह की। केदारनाथ सिंह तीसरा सप्तक के कवि हैं, में संकलित कवि हैं। बाघ नामक प्रसिद्ध कविता इन्हीं की है। ये बाघ नाम की जो कविता है ये बहुत प्रसिद्ध कविता है और है किसकी? केदारनाथ सिंह की। केदारनाथ सिंह तीसरा सप्तक के कवि हैं। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1959 ईस्वी। ये सारी चीजें आपको याद रखनी चाहिए। जब हम लोगों ने सप्तक के बारे में पढ़ा था, तार सप्तक के बारे में, कि प्रथम जो सबसे पहले तार सप्तक प्रकाशित हुआ वो कब प्रकाशित हुआ? 1943 ईस्वी में। और आगे ने 4 सप्तक प्रकाशित किए, पहले तार सप्तक, फिर दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और फिर चौथा सप्तक। और इन चारों का जो प्रकाशन वर्ष है वो भी देखा था। तो ये सारी चीजें आप लोग एक बार अपने मस्तिष्क में दोहरा लीजिए, क्योंकि जब हम ऐसे दोहराते हुए चलते हैं तो चीजें और भी दृढ़ हो जाती हैं। जब भी आप कोई शब्द देखें और उससे संबंधित कोई भी बात आपको पता है तो उसे तुरंत अपने मस्तिष्क में लाइए और देखिए कि आपको वो याद है या नहीं याद है। अगर उस समय नहीं याद आ रहा है तो आप तुरंत देखिए। उस समय अगर आप देख लेंगे तो वो चीज आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगी, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। मान लीजिए कि आपको याद है कि बाघ नामक कविता केदारनाथ सिंह की है और आपने अचानक से देखा कि बाघ नामक कविता किसकी है और आपको उस समय नहीं याद आ रहा है कि ये केदारनाथ सिंह की है, जबकि आपने याद किया था अभ्यास के दौरान, तो आप उसे तुरंत देखिए कि ये बाघ नामक कविता किसकी है, क्योंकि आप इसे पढ़ चुके हैं, आपने याद भी किया था, बस इस समय आपके स्मरण में आ नहीं रहा है। तो जब आप उसे तुरंत देख लेंगे तो फिर आप कभी नहीं भूलेंगे कि बाघ नामक कविता केदारनाथ सिंह की है। तो अभी आप लोग इतने बार सुन चुके हैं कि अभी तो आपको रट गया होगा बिल्कुल कि बाघ नामक कविता केदारनाथ सिंह की है। इनके कुछ महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। अभी जमीन पक रही है, यहाँ से देखो तथा अकाल में सारस। नागार्जुन प्रमुख प्रगतिशील कवि हैं और इनका जो मूल नाम है वो वैद्यनाथ मिश्र था। ये यात्री उपनाम से संस्कृत और मैथिली में कविताएं लिखते थे। ऐसे ही त्रिलोचन शास्त्री जी का भी पूरा नाम पूछा जाता है, तो वासुदेव सिंह त्रिलोचन उनका पूरा नाम है। और ये वैद्यनाथ मिश्र नाम है नागार्जुन का। और नागार्जुन के अतिरिक्त इन्होंने जिस उपनाम से कविता लिखी है वो उपनाम है यात्री। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है उसमें एक कविता का नाम दिया गया है और पूछा गया है इसके रचनाकार कौन है। अगर आप लोगों ने
वो पुस्तक आपको दिखाई थी, काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है, उसकी कविताएं भी सारी आपको दिखाई गई थी। अगर आपने ध्यान से देखा था तो आप तुरंत पहचान गए होंगे कि चकमक की चिंगारियां ये उसी में संग्रहित थी। चकमक की चिंगारियां किस रचनाकार की कविता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो पहला ही जो विकल्प है वो सही है, गजानन माधव मुक्तिबोध। ये गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता है। अन्य विकल्प है केदारनाथ अग्रवाल, श्रीकांत वर्मा व भवानी प्रसाद मिश्र। चकमक की चिंगारियां गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता है। ये चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह में संग्रहित है। मुक्तिबोध की जो प्रमुख कृतियां हैं वे चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल। जो चांद का मुंह टेढ़ा है ये 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इस संग्रह में इनकी बहुत महत्वपूर्ण कविताएं हैं, जैसे अंधेरे में, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस। ये सारी अभी हमने देखी थी, एक बार आपको फिर दिखा देंगे आज की क्लास में, जिससे आपको याद रहे कि चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह में उनकी कौन कौन सी कविताएं हैं। चर्चित कविताएं इनकी जो अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन व भूल गलती इत्यादि हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने लिखा है कि मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण कथन है। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मुक्तिबोध के संदर्भ में ये बात किसने कही है, तो ये बात कही है राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने। क्या कहा है कि एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पश्चिम का अंधानुकरण करने की कोई जरूरत नहीं है, पर पश्चिम के विरोध के नाम पर मध्यकाल में तिरस्कृत मूल्यों को भी अपनाने की जरूरत नहीं है। ये किसके द्वारा कहा गया वाक्य है? श्रीधर पाठक द्वारा, गिरजा कुमार माथुर द्वारा, शंभुनाथ सिंह द्वारा या धर्मवीर भारती द्वारा। तो ये जो वाक्य है ये कहा है धर्मवीर भारती जी ने। विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। उपर्युक्त कथन डॉक्टर धर्मवीर भारती का है। अंधा युग गीत नाट्य के लेखक धर्मवीर भारती हैं। अंधा युग जो कि 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ये स्वातंत्र्योत्तर भारत में आई मूल्यहीनता के प्रति चिंता है। उनका बल पूर्व और पश्चिम के मूल्य, जीवन शैली और मानसिकता के संतुलन पर है। अगला प्रश्न है सर्जना के क्षण किसकी कविता है? अज्ञे की, मुक्तिबोध की, भगवती चरण वर्मा की या दिनकर की? तो सर्जना के क्षण ये कविता है अज्ञे की। विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। सर्जना के क्षण कविता अज्ञे की है। अज्ञे अर्थात सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे को प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष कहा जाता है। ये चीज भी आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। हर वाद के जो शलाका पुरुष हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि सबसे पहले छायावाद के जो शलाका पुरुष कहलाते हैं वे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रगतिवाद के शलाका पुरुष है नागार्जुन और प्रयोगवाद के शलाका पुरुष कहे जाते हैं अज्ञे। इनकी जो अन्य चर्चित कविताएं हैं वे हैं असाध्य वीणा, कलगी बाजरे की, सांप, नदी के द्वीप, हरी घास पर क्षण भर, शब्द और सत्य आदि। इसके बाद अगला प्रश्न है कि संगीनों का साया किसका काव्य संग्रह है? राहुल सांकृत्यायन का, अज्ञे का, प्रभाकर माचवे का या यशपाल का? तो संगीनों का साया जो काव्य संग्रह है ये प्रभाकर माचवे का है। विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। ये तार सप्तक के कवि हैं जो कि 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तार सप्तक 1943 ये बिल्कुल याद रखिएगा। पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी कि ये प्रश्न बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है, भिन्न भिन्न परीक्षाओं में, चाहे वो यूपी पीजीटी हो, टीजीटी हो या अन्य राज्यों के, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सभी में पूछा गया प्रश्न है कि तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था। तो 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और प्रभाकर माचवे बलवंत उसी के कवि हैं। इनके अन्य काव्य संग्रह हैं मेपल, स्वप्नभंग व अनुक्षण। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित कृति नहीं है? रूप रश्मि, तुम जानो या मैं जानूं, देशांतर और समय की शिला पर। तो विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। देशांतर जो है ये शंभुनाथ सिंह की कृति नहीं है और जो अन्य कृतियां दी गई हैं वे सभी शंभुनाथ सिंह की हैं। देशांतर धर्मवीर भारती का काव्य संग्रह है। शेष विकल्प जो है वो शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित है। शंभुनाथ सिंह नवगीत परंपरा के प्रमुख नवगीतकार हैं। इनके नवगीत संकलन इस प्रकार हैं: रूप रश्मि, छायालोक, मनवंतर, उदयाचल, दिवालोक, समय की शिला पर आदि।
गीत फरोश किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की, केदारनाथ अग्रवाल की, मुक्तिबोध की या भगवती चरण वर्मा की? तो गीत फरोश जो रचना है ये है भवानी प्रसाद मिश्र जी की। बहुत प्रसिद्ध कविता है, आप लोगों ने पढ़ी ही होगी आशा करती हूँ, क्योंकि ये बहुत से पाठ्यक्रम में भी लगी हुई है गीत फरोश कविता। इसकी पंक्तियां बोलती हूँ, आपको याद आ जाएगी संभवतः कि जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी माल देखिए दाम बताऊंगा, बेकाम नहीं है काम बताऊंगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। इस तरह से ये आरंभिक पंक्तियां हैं और काफी अच्छी कविता है ये। किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र जी की। भवानी प्रसाद मिश्र जी को सहजता का कवि कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, सहजता का कवि किसे कहा जाता है? भवानी प्रसाद मिश्र जी को। इसे आप लोग इस तरह से याद रख सकते हैं कि भवानी के अतिरिक्त और कौन सर्वाधिक सहज हो सकता है? भवानी अर्थात देवी भवानी से ज्यादा कोई भी सहज नहीं हो सकता है। इस तरह से आप इसे याद रखेंगे कि सहजता का कवि किसे कहा जाता है? भवानी प्रसाद मिश्र जी को। कहानीकार है उदय प्रकाश। इन्होंने भवानी प्रसाद मिश्र जी को कविता का गांधी कहा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कविता का गांधी किसे कहा जाता है? तो भवानी प्रसाद मिश्र जी को कहा जाता है। और किसने कहा है? तो उदय प्रकाश ने कहा है इन्हें कविता का गांधी। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने स्वयं को गांधी का बेटा कहा है। किस कवि ने स्वयं को गांधी का बेटा कहा है? तो भवानी प्रसाद मिश्र जी ने। भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? तो गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचशती, खुशबू के शिलालेख, मानसरोवर दिन आदि। बुनी हुई रस्सी काव्य संग्रह के लिए भवानी प्रसाद मिश्र को 1972 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये चीज ध्यान रखिएगा कि बुनी हुई रस्सी किसकी कृति है? तो ये कृति है भवानी प्रसाद मिश्र जी की और इसी कृति पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कविता संग्रह अज्ञे जी का नहीं है? महावृक्ष के नीचे, भग्नदूत, सागर मुद्रा या कालजयी? तो विकल्प डी बिल्कुल सही होगा, कालजयी। कालजयी कविता संग्रह अज्ञे जी का नहीं है। कालजयी जो कि 1980 ईस्वी में प्रकाशित हुआ एक खंड काव्य है, ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की कृति है। भवानी प्रसाद मिश्र जी को सहजता का कवि कहा जाता है और इनके जो प्रमुख काव्य हैं वे हैं कमल के फूल, वाणी की दीनता आदि। अज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। बहुत महत्वपूर्ण है ये कि राहों का अन्वेषी किसे कहा गया है? तो राहों का अन्वेषी प्रयोगवादी कवियों को कहा गया है। किसने कहा है? अज्ञे ने कहा है। कहां पर लिखा है? तो तार सप्तक की भूमिका में लिखा है ये कि जो प्रयोगवादी कवि हैं वो राहों के अन्वेषी हैं। अज्ञे जी के जो प्रमुख काव्य संकलन हैं वे हैं भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार आदि। इसके बाद अगला है पूर्वा कविता किसकी है? अज्ञे की, निराला की, मुक्तिबोध की या प्रसाद की? तो विकल्प ए बिल्कुल सही होगा, पूर्वा कविता है अज्ञे की। पूर्वा अज्ञे जी का काव्य संग्रह है। अज्ञे को प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर आदि अज्ञे के महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। नई कविता नाम अज्ञे जी का दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत के रचयिता कौन है? तो व्यक्तिगत रचना है भवानी प्रसाद मिश्र जी की। अन्य विकल्प है शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो विकल्प सी बिल्कुल सही होगा, व्यक्तिगत रचना है भवानी प्रसाद मिश्र जी की। व्यक्तिगत भवानी प्रसाद मिश्र जी का काव्य संग्रह है और इसका प्रकाशन हुआ था 1973 ईस्वी में। कहानीकार उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद मिश्र जी को कविता का गांधी कहा है। बहुत महत्वपूर्ण है कि कविता का गांधी किसे कहा जाता है? तो भवानी प्रसाद मिश्र जी को। और किसने कहा है? तो उदय प्रकाश जी ने कहा है। भवानी प्रसाद मिश्र जी दूसरा सप्तक में शामिल कवि हैं और दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? तो 1951 ईस्वी में। किसने संपादित किया था? अज्ञे जी ने। कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, टूटने का सुख, गीत फरोश इनकी चर्चित कविताएं। ये सारी कविताएं बहुत चर्चित हैं। कमल के फूल, फूल लाया हूं कमल के, क्या करूं इनका, पसारे आप आंचल छोड़ दूं, हो जाए जी हल्का। ये कमल के फूल की पंक्तियां हैं।
और ये बहुत प्रसिद्ध कविता है, आपने सुनी भी होगी। सतपुड़ा के जंगल ही इस तरह से बहुत प्रसिद्ध है। टूटने का सुख गीत फरोश, जिसकी कुछ पंक्तियां अभी आपको बताई ही थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि महावृक्ष के नीचे किसका काव्य रचना है, किसकी काव्य रचना है ये? मुक्तिबोध की, पंत की, अज्ञे की या दिनकर की? तो महावृक्ष के नीचे ये काव्य रचना है अज्ञे की, विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। महावृक्ष के नीचे अज्ञे जी का काव्य संग्रह है और इसका जो प्रकाशन है ये 1977 ईस्वी में हुआ था। अज्ञे अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं। हिंदी कविता आंदोलन में नई कविता नाम अज्ञे जी द्वारा दिया गया। इनके कुछ प्रमुख काव्य संग्रह हैं सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं, नदी की बाग छाया आदि। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन दूसरे तार सप्तक के कवि नहीं है? अज्ञे, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह या हरिनारायण व्यास? तो जब अज्ञे नाम आ गया पहले ही विकल्प में तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अज्ञे तार सप्तक के कवि हैं, न कि दूसरे सप्तक के। अज्ञे तार सप्तक में सम्मिलित कवि हैं, न कि दूसरे सप्तक के। दूसरा सप्तक जो कि 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, यह अज्ञे जी के संपादकत्व में निकला, जिसमें सम्मिलित कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र तथा रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, शकुंत माथुर व हरिनारायण व्यास। इसके बाद अगला प्रश्न है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1951, 1950, 1952 या 1960? तो दूसरा सप्तक का प्रकाशित हुआ था 1951 ईस्वी में। पहला अर्थात तार सप्तक का प्रकाशित हुआ 1943 ईस्वी। तीसरा सप्तक का प्रकाशित हुआ 1959 ईस्वी। चौथा सप्तक का प्रकाशित हुआ तो 1979 में। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1951 ईस्वी में हुआ, जबकि तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1943 ईस्वी में। जब भी आप तार सप्तक शब्द देखें तो तुरंत जल्दी जल्दी आपको एक बार सारे सप्तक जो हैं, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, सभी के प्रकाशन वर्ष तुरंत दोहरा लेने हैं। ये क्रम जब आप बार बार करेंगे, ये चीज आप बार बार करेंगे तो आपको तार सप्तक, जो चारों तार सप्तक आए, उनका प्रकाशन वर्ष जो है ये बिल्कुल रट जाएगा। और ये रटना इसलिए है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप ध्यान से क्लास देख रहे हैं और बार बार सुन रहे हैं तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष बिल्कुल आपको रट गया होगा कि तार सप्तक का प्रकाशित हुआ 1943 ईस्वी में 1943, बिल्कुल छप गया होगा आपके मस्तिष्क में अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो। अगर अभ्यास कर रहे हैं तो ध्यान से ही करना चाहिए आपको, कि बार बार आपको ना करना पड़े। बिल्कुल इस तरह से अभ्यास करिए कि बस ये आप आखिरी बार कर रहे हैं और इसके बाद सीधे आपको परीक्षा ही देनी है। इस शिद्दत के साथ अगर आप करेंगे तो चीजें आपको बहुत जल्दी याद होंगी और समझ भी आएंगी, क्योंकि तब आपका पूरा ध्यान रहेगा क्लास पर ही। तो दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1951 ईस्वी, जबकि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी है। अज्ञे ने 4 सप्तकों का प्रकाशन किया। इन चारों सप्तकों में 7 प्रयोगवादी कवियों की कविताएं संग्रहित हैं। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग नंद दुलारे बाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में किया था। चारों सप्तकों में शामिल जो कवि हैं वो इस प्रकार हैं। पहला तार सप्तक 1943 ईस्वी, उसमें अज्ञे, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल आदि हैं। दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरिनारायण घनश्याम व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती व रघुवीर सहाय। तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी। केदारनाथ सिंह की अभी किस कविता के विषय में हमने पढ़ा था, जो कि पहला ही प्रश्न था, तो वो कविता थी बाघ। केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं? तीसरा सप्तक के। तीसरा सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या है? 1959 ईस्वी। फिर 1979 ईस्वी में चौथा सप्तक प्रकाशित हुआ, जिसके कवि हैं अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजेश, श्रीराम वर्मा व राजेंद्र किशोर। ये जो आपने अभी इसकी व्याख्या पढ़ी और चारों सप्तक का प्रकाशन वर्ष और उनके कवि, इससे बहुत प्रश्न बनते हैं।
बीच से बहुत बार पूछा जाता है कि कौन कवि किस सप्तक का है या कौन सा सप्तक कब प्रकाशित हुआ। अगला जो प्रश्न है उसमें कुछ पंक्ति दी गई हैं। पंक्ति है, जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया। ये किस कवि की पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां हैं मुक्ति बोध की। विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। अगर आप लोगों ने अंधेरे में कविता पढ़ी है तो ये पंक्तियां आप पहचान गए होंगे। आपको दिखा देती हूँ, अगर आप कविता में ही देख लेंगे तो ये अंश आपको हमेशा के लिए याद रह जाएंगे। ये गजानन माधव मुक्ति बोध जी का काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कहाँ पर ये कविता का अंश संग्रहित है। ये देखिए, इनकी अंधेरे में कविता जो है, लंबी कविता है इनकी अंधेरे में, उसका ये यहाँ पर दिया गया अंश है कि दुखों के दागों को तमगों सा पहना, अपने ही ख्यालों में दिन रात रहना, असंग बुद्धि व अकेले में सहना, जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया। ये अंधेरे में कविता के अंश हैं। अंधेरे में कविता मुक्तिबोध की काफी प्रसिद्ध कविता है और ये लंबी कविता है अंधेरे में। अब एक बार आप इसका इसकी जो भूमिका है वो देख लीजिए और इसमें जो भी कविताएं दी हैं इन्हें जल्दी जल्दी से एक बार हम लोग देख लेते हैं। इसका नाम बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि सारी कविताओं के भूल गलती, पता नहीं, ब्रह्म राक्षस, दिमागी गुहा अंधकार का औरांग ओटांग, लकड़ी का बना रावण, चांद का मुंह टेढ़ा है, डूबता चांद कब डूबेगा, एक भूतपूर्व विद्रोही का आत्मकथन, मुझे पुकारती हुई पुकार, मुझे कदम कदम पर, मुझे याद आते हैं मुझे मालूम नहीं, मेरे लोग मेरे सहचर मित्र, मैं तुम लोगों से दूर हूँ। कल जो हमने चर्चा की थी एक अंतः कथा, एक अरूप शून्य के प्रति, ओ काव्यात्मन फणिधर, नक्षत्र खंड। इसके अतिरिक्त जो शेष और है, चकमक की चिंगारियां। अभी ये प्रश्न आया था कि चकमक की चिंगारियां कविता किसकी है? तो मुक्तिबोध की है। शून्य, जब प्रश्न चिन्ह बौखला उठे, एक स्वप्न कथा, अंतःकरण का आयतन, इस चौड़े ऊंचे टीले पर, चंबल की घाटी में व अंधेरे में। अंतिम कविता है अंधेरे में। अब ये सारे हम लोगों ने इसलिए देखे सारी कविताओं के नाम, क्योंकि इस संग्रह की कविताओं के नाम अलग से पूछे जाते हैं। बहुत बार प्रश्न आता है जिसमें ये पूछा जाता है कि ये कविता किसकी है। जैसे मान लीजिए बीच से कोई कविता दे दी गई कि एक अंतः कथा, कि एक अंतः कथा कविता किसकी है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध की है। किस संग्रह में संग्रहित है? तो चांद का मुंह टेढ़ा है में संग्रहित है। और चांद का मुंह टेढ़ा है कब प्रकाशित हुआ था? तो 1964 ईस्वी में। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और जब आप ये कविता एक दो बार सारी कविताओं का जो शीर्षक है उसे पढ़ लेंगे तो आप जब देखेंगे तब आपको वहां पर कोई समस्या नहीं होगी, आप भ्रमित नहीं होंगे, क्योंकि आपने एक बार देखा हुआ है तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये कविता गजानन माधव मुक्तिबोध के संग्रह में हमने देखी थी। जब आप कोई पुस्तक में किसी चीज को लिखा हुआ देखते हैं ध्यान से तो वो हमारे मस्तिष्क में रह जाती है। इसीलिए बार बार आपको इस संग्रह की कविताएं दिखाती हूँ, बोलती हूँ, जिससे आप सुने और देखें। और जब प्रश्न आपके सामने हो तो आप भ्रमित ना हो और तुरंत पहचान जाएं कि हाँ, ये हमने उस पुस्तक में देखा था। और आप पहचान जाएंगे अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो। ये मेरा पूरा दावा है कि आप पहचान जाएंगे अगर आपने पुस्तक में एक बार देख लिया है तो ये जो कविता है कि जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया, ये अंधेरे में कविता के अंश हैं, जो कि कविता है मुक्तिबोध की। उपर्युक्त पंक्ति गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में से उद्धृत है। यह पंक्ति चांद का मुंह टेढ़ा है, जो कि 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ संग्रह है, काव्य संग्रह में संग्रहित है। अंधेरे में कविता का जो प्रथम प्रकाशन हुआ था वो कल्पना पत्रिका में 1964 में आशंका के द्वीप अंधेरे में इस नाम से हुआ था। ध्यान रखिएगा कि अंधेरे में कविता का पहले क्या नाम था? आशंका के द्वीप अंधेरे में। बाद में इसका नाम अंधेरे में रखा गया। मुक्तिबोध की जो अन्य रचनाएं हैं वे भूरी भूरी खाकधूल, भूरी भूरी खाकधूल भी इनका काव्य संग्रह ही है। ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, ये इनकी कविताओं के नाम है।
इसके बाद कुछ प्रमुख कवि और उनकी काव्य पंक्तियां दी गई हैं। अब देखिए, नागार्जुन की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति दी गई है, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। ये नागार्जुन की पंक्ति है। नागार्जुन की एक कविता है अकाल और उसके बाद। उसमें बहुत कम पंक्तियां हैं, लेकिन इतना गहरा अर्थ रखती हैं कि बहुत ही मार्मिक कर देने वाली, मार्मिकतापूर्ण इनकी कविता है कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, और धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। तो ये जो कविता है, इसकी एक एक पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जब भी किसी कविता के कुछ अंश पढ़ती हूँ, आपको सुनाती हूँ, तो इसलिए सुनाती हूँ कि जब आप पूरी कविता का अंश देखेंगे, कविता का पूरा अंश देखेंगे, तो वो कविता आपके मस्तिष्क में कहीं ना कहीं रह जाएगी। और इस कविता की तो एक एक पंक्ति महत्वपूर्ण है। कहीं से भी पूछते हैं कि ये किसकी है, तो ये नागार्जुन की है। किस कविता के अंश है, ये भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि अकाल और उसके बाद वहां से ली गई है। अगली जो महत्वपूर्ण पंक्ति दी गई है वो रघुवीर सहाय जी की है कि राष्ट्रगीत में भला कौनवा भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। ये पंक्ति है, ये है रघुवीर सहाय जी की। इसके बाद पंक्ति दी गई है कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। किसका है? ये धूमिल की पंक्ति है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। और कितनी अच्छी पंक्ति है कि कविता क्या है? कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। किसने कहा है? सुदामा पांडे धूमिल जी ने। इनके संसद से सड़क तक आदि इनके महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र आदि। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि गुस्से से उबली कठपुतली के मन में निम्नलिखित में से कौन सी इच्छा ही जगी? आगे पीछे के धागों को तोड़ दे, अनचाहा नृत्य करने दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो, अपने मन के छंद छूने दो, अनचाहा नृत्य करने दो। ये जो कठपुतली कविता है भवानी प्रसाद मिश्र जी की, इसकी जो शुरुआत होती है वो यहीं से होती है कि कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। तब तक दूसरी कठपुतली बोली कि हाँ हाँ क्यों है ये धागे हमारे पीछे आगे, हमें अपने पांवों पर छोड़ दो, इन सारे धागों को तोड़ दो। कठपुतली भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता है और इस कविता के माध्यम से उन्होंने स्वाधीनता के महत्व का संदेश प्रस्तुत किया है। वो कठपुतली क्या होती है ना कि वो धागे से बंधी हुई होती है और कठपुतली को जो नचा रहा है उसके इशारे से वो नाच रही है, तो वो अनचाहा नृत्य जो कर रही है उसको तोड़ना चाहती है, अर्थात उस बंधन को तोड़ना चाहती है। वो अपनी इच्छा से नृत्य करना चाहती है, ना कि अनचाहा नृत्य। तो ये बहुत अच्छी कविता है उनकी, भवानी प्रसाद मिश्र जी की। इसके अतिरिक्त जो उनकी कविताएं हैं वो गीत फरोश, चकित है दुख, गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी और त्रिकाल संध्या। ये कठपुतली वाली बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे अगर आप लोगों ने कठपुतली का नृत्य देखा होगा और देखा होगा कि वो किस तरह से किसी के हाथों में होती है, कंट्रोल में होती है और उसके चाहने पर ही वो नृत्य कर सकती है। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता कौन बैठा है? पहाड़, वन, नदी या सागर? ये कविता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की। ये कविता जहां से शुरू होती है, इसकी पहली जो पंक्तियां हैं, शुरुआती पंक्तियां,
सबसे पहले तो ये कविता है कौन सी, ये देख लीजिए कि ये कविता है शाम एक किसान, उससे ये ली गई है। और आरंभिक पंक्तियां इस तरह से हैं कि आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। तो शाम एक किसान जो कविता है, इसकी आरंभिक जो पंक्ति है उसमें ही इसका उत्तर है। ये आधी पंक्ति दी गई है कि आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता, इसके आगे है बैठा है पहाड़, तो वहीं पर उत्तर आ जाता है विकल्प ए बिल्कुल सही होगा, पहाड़। अन्य विकल्प है वन, नदी व सागर। इन पंक्तियों में पहाड़ को एक किसान के रूप में, नदी को चादर और सूरज को चिलम के रूप में प्रस्तुत किया है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अंधेरे में कविता की अंतिम पंक्तियां उस अस्मिता या आइडेंटिटी की खोज की ओर संकेत करती हैं जो आधुनिक मानव की सबसे ज्वलंत समस्या है। निसंदेह इस कविता का मूल कथ्य है अस्मिता की खोज। अंधेरे में कविता के विषय में यह कथन किसका है? यह कथन है नामवर सिंह जी का। अंधेरे में कविता के मुख्य उद्देश्य को अस्मिता की खोज कहा है नामवर सिंह जी ने, विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प है रामविलास शर्मा, निर्मला जैन व विश्वनाथ त्रिपाठी। मुक्तिबोध को गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। अंधेरे में एक लंबी कविता जिसका प्रथम प्रकाशन कल्पना पत्रिका में 1964 ईस्वी में आशंका के द्वीप अंधेरे में किस नाम से हुआ था? आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से हुआ था। और मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता की रचना फैंटेसी में की है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है कि मुक्तिबोध ने किस कविता की रचना फैंटेसी में की है, तो अंधेरे में कविता। रामविलास शर्मा ने अंधेरे में कविता को अंतःस्थल का विप्लव कहा है। वहीं विश्वनाथ त्रिपाठी जी कहते हैं कि वह काव्य नायक संघर्षरत है, इसलिए उसकी पीठ पर नहीं वक्ष पर घाव है। वह सकर्मक है, शक्ति का पुंज है किंतु फटे हाल है, क्योंकि वह करुणा से युक्त होकर समाज के शोषित जनों का प्रतिनिधि बनता है। यह संस्कृति पुरुष मध्य वर्ग के आदर्शवादी दृढ़ चरित्र और जीवन की सुविधाओं से समझौता न करने वाले व्यक्ति का प्रतीक है। अंधेरे में कविता जो है उसमें जिस व्यक्ति को दिखाया गया है वह उसको लेकर के विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने पूरा अपना कथन कहा है, उसका जो नायक है काव्य नायक। इसके बाद अगला प्रश्न है कि जिंदगी के कमरों में अंधेरे कोई एक लगाता है चक्कर, आवाज पैरों की देती है सुनाई बार 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 बार। ये पंक्तियां अंधेरे में कविता से ली गई हैं। अंधेरे में कविता की प्रारंभिक पंक्तियों के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन कौन सा है? कविता का आरंभ काव्य शैली का चमत्कार मात्र है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ काव्य शैली का चमत्कार करने के लिए ही ये पंक्तियां लिखी गई हैं, ये गलत है, इसलिए पहला ही विकल्प सही होगा। दूसरा है कि कविता का आरंभ रहस्यमय दृश्य से होता है, तो ये सही है। नाटकीय आरंभ है, ये भी सही है। वह रहस्यमय व्यक्ति अब तक न पाई गई रचनाकार की अभिव्यक्ति है, ये भी सही है। जो इसमें एक रहस्यमय व्यक्ति दिखाया जाता है उसे रचनाकार की उस अभिव्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है जो वो अभी तक नहीं कर पाए हैं। ये पंक्तियां जो हैं ये कहां से ली गई हैं? अंधेरे में कविता की आरंभिक पंक्तियां हैं और ये कविता का आरंभ काव्य शैली का चमत्कार मात्र नहीं है, तो इसलिए ये सही होगा। अगला आगे का जो व्याख्या है उसे देख लेते हैं कि गजानन माधव मुक्तिबोध तार सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? 1943 ईस्वी में। मुक्तिबोध की कविताओं में नाटकीयता और रहस्य मुख्य रूप से विद्यमान है। मुक्तिबोध की 2 काव्य कृतियां प्रकाशित हैं, चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूली। चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और भूरी भूरी खाक धूली 1980 ईस्वी में। मुक्तिबोध चांद के मुंह को टेढ़ा बताकर पारंपरिक व अभिजात सौंदर्य बोध को नष्ट करना चाहते हैं। अंधेरे में मुक्तिबोध की बहुचर्चित व लंबी कविता है। शमशेर बहादुर सिंह ने अंधेरे में कविता के संदर्भ में कहा है कि यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है। अगला प्रश्न है, कुछ पंक्ति दी गई है कि
अरे इन रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम न चलेगा। पंक्ति में मुक्ति बोध का संकेत किस ओर नहीं है? फिर से एक बार पंक्ति देख लीजिए। कह रहे हैं कि अरे इन रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम न चलेगा, और पूछा गया है कि किस ओर संकेत नहीं है। ध्यान रखिएगा, नहीं है पूछा गया है। तो अब चारों विकल्प देखते हैं। पहला है आत्मपरक जड़ीभूत सौंदर्याभिरुचि का तिरस्कार, तो ये बिल्कुल सही है। एक जो सौंदर्य के प्रति जड़ीभूत आत्मपरक भावना बन जाती है, उसका तिरस्कार है, तो ये बिल्कुल सही है। मस्तिष्क शिराओं में तनाव पैदा करने का आग्रह, कविता के कमजोर ज्ञानात्मक आधार का स्वीकार, तो ऐसा तो कहीं नहीं है कि इसमें कविता को कमजोर बताया जा रहा है या कविता के ज्ञान को कमजोर बताया जा रहा है, तो ऐसा कहीं नहीं है, इसलिए ये गलत होगा। और चूंकि ये गलत है और गलत ही पूछा गया है, इसलिए विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। अभिव्यक्त के खतरे उठाने का संकल्प, तो ये भी सही है। मुक्तिबोध को खबर या भयानक बात का कवि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खबर या भयानक बात का कवि। ध्यान रखिएगा कि भयानक बात का कवि किसे कहा जाता है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध को। अंधेरे में कविता का आरंभ अत्यंत नाटकीय और रहस्यात्मक ढंग से फैंटेसी के सहारे मैं के रूप में एक मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी की चिंता से होता है। मुक्तिबोध के अधिकांश समीक्षकों ने अंधेरे में कविता की व्याख्या करते हुए इसे परम अभिव्यक्ति की खोज, अपनी अस्मिता या सामाजिक अस्मिता की तलाश, अपने को साधारण जन में विलय करने के मार्ग की तलाश आदि से संबद्ध करके देखा है। मुक्तिबोध आत्मसंघर्ष तथा आत्म साक्षात्कार के कवि हैं, लेकिन उनका यह संघर्ष और साक्षात्कार नई कविता के अधिकांश कवियों की तरह केवल आत्मा या स्व तक सीमित न होकर सामाजिक संघर्ष और जगत साक्षात्कार की ओर भी उन्मुख होता है। मुक्तिबोध की जो चर्चित कविताएं हैं वे अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन और भूल गलती, ये देखिए चारों ही कविताएं जो यहाँ पे इनकी चर्चित कविताएं दी गई हैं, ये चारों कविताएं कहाँ से ली गई हैं? चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह से ली गई है। तो ध्यान रखिएगा कि खबर या भयानक बात का कवि किसे कहा गया है? मुक्तिबोध को। इसे आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि भयानक बात से हमें मुक्ति चाहिए होती है ना, कोई भी भयानक बात हो हम उसे रखना तो नहीं चाहेंगे, उससे हमें मुक्ति चाहिए होती है। तो भयानक बात का कवि कौन है? मुक्तिबोध। इस तरह से आप मुक्ति शब्द को जोड़ करके याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कवि तीसरे तार सप्तक का कवि नहीं है? कीर्ति चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती या विजयदेव नारायण शाही। तो विकल्प सी बिल्कुल सही होगा, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती तीसरे सप्तक के कवि नहीं है। तीसरे सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1959 ईस्वी में। इसमें जो संकलित कवि हैं वे हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजयदेव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी। इसके बाद अगला प्रश्न है अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? अज्ञे, माथुर, मुक्तिबोध और दुष्यंत कुमार। तो इन चार विकल्प में विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। अंधेरे में कविता अभी हम लोग कितने बार देख चुके हैं, कितने बार उनकी अंधेरे में कविता पर चर्चा भी कर चुके हैं। हमने काव्य संग्रह में देखा था कि उनकी जो अंतिम कविता दी गई है वो अंधेरे में है। तो अंधेरे में कविता गजानन माधव मुक्तिबोध जी की है, जो कि पहले कल्पना पत्रिका में आशंका के द्वीप अंधेरे में इस नाम से प्रकाशित हुई थी। अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता मुक्तिबोध है। मुक्तिबोध की दो काव्य कृतियां चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल। अंधेरे में कविता का पहला प्रकाशन कल्पना में 1964 ईस्वी में आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से हुआ था। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने लिखा कि मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता की रचना फैंटेसी शैली में की है। मुक्तिबोध की जो चर्चित कविताएं हैं वे अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन व भूल गलती आदि हैं। ये सभी कविताएं आपने भी देखी थी कि उनके कविता संग्रह जो कि काव्य संग्रह है उनका चांद का मुंह टेढ़ा है उसमें संकलित है और यही कविताएं बार बार पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न है कि तार सप्तक के संपादक कौन थे? रामविलास शर्मा, धर्मवीर भारती, अज्ञे या मुक्तिबोध। तो विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। तार सप्तक के संपादक हैं अज्ञे। तार सप्तक के संपादक अज्ञे थे। अज्ञे के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं जो निम्न प्रकार है: तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक।
ये आपको बताया गया था कि ध्यान रखिएगा कि प्रथम सप्तक या पहला सप्तक नाम से कोई सप्तक नहीं है। जो पहला सप्तक है उसका नाम है ताड़ सप्तक, उसके बाद दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। बहुत बार भ्रमित करने के लिए प्रथम सप्तक लिख देते हैं कि कोई कवि का नाम दे देते हैं और लिख देते हैं ये किस सप्तक का कवि है, और विकल्प में प्रथम सप्तक भी डाल देते हैं, जबकि प्रथम सप्तक नाम से कोई सप्तक है ही नहीं। सबसे पहले ताड़ सप्तक है, फिर दूसरा सप्तक, फिर तीसरा सप्तक और फिर चौथा सप्तक, इस तरह से है। तो ताड़ सप्तक का प्रकाशित हुआ 1943 ईस्वी में, दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ है 1951 ईस्वी में, तीसरा सप्तक 59 में प्रकाशित हुआ और चौथा सप्तक प्रकाशित हुआ 79 ईस्वी में, 1979 ईस्वी। नंदुलारी वाजपेयी जी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि बैठे ठाले का धंधा प्रयोगवाद को किसने कहा है, तो नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। या बहुत बार इस तरह से पूछा जाता है कि नंद दुलारे वाजपेयी जी ने किसे बैठे ठाले का धंधा कहा है, तो प्रयोगवाद को। अज्ञे ने ताड़ सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? चौथा ताड़ सप्तक, तीसरा ताड़ सप्तक या दूसरा ताड़ सप्तक? तो ये तीसरे सप्तक के कवि हैं, विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरे सप्तक के कवि हैं और तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? 1959 ईस्वी। तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में संकलित जो कवि हैं तीसरे सप्तक में वो निम्न प्रकार से हैं: प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजयदेव नारायण, शाही कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी। आगे के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं जो निम्न प्रकार है: ताड़ सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक व चौथा सप्तक। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कुछ पंक्तियां दी गई हैं और पूछा गया है कि इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है। पंक्तियां देखते हैं क्या है। मांझी के पुल से कितनी दूर है मांझी का पुल, कौन बड़ा है वह जो नदी पर खड़ा है मांझी का पुल, या जो टंगा है लोगों के अंदर। तो ये जो पंक्तियां हैं ये पंक्तियां हैं केदारनाथ सिंह जी की, विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प है केदारनाथ अग्रवाल, कुंवर नारायण व धर्मवीर भारती। तो ध्यान रखिएगा ये केदारनाथ सिंह की पंक्तियां हैं, केदारनाथ अग्रवाल जी की नहीं है। बहुत बार ये जो नाम है इनमें हम भ्रमित हो जाते हैं, केदारनाथ सिंह व केदारनाथ अग्रवाल में। तो ये मांझी के पुल वाली पंक्तियां केदारनाथ सिंह की हैं। बाघ नामक कविता किसने लिखी है? केदारनाथ सिंह ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन ताड़ सप्तक का कवि है? धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, अज्ञे या नरेश मेहता? तो विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। अज्ञे ताड़ सप्तक के कवि हैं, अज्ञे ताड़ सप्तक के कवि हैं। अज्ञे के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं जो इस प्रकार है: ताड़ सप्तक 1943 ईस्वी, दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी, तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी, चौथा सप्तक 1979 ईस्वी। जबकि धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह और नरेश मेहता दूसरे सप्तक के कवि हैं और प्रत्येक सप्तक में 7-7 कवि की रचनाएं संग्रहित हैं। ये चारों सप्तक अभी तक हम लोग इतने बार पढ़ चुके हैं कि रट गया है, मुझे तो रट गया है। और अगर आप लोग सही से देख रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, तो आप लोगों को भी रट गया होगा, क्योंकि ये बार बार आ रहा है। और जितने बार अभ्यास के दौरान तो चीजों को आप जितने बार पढ़ें, जितने बार देखें वही अच्छा है। इस बार मतलब जितने बार भी व्याख्या में आता है इसको इसीलिए पढ़ती हूँ कि जितने बार आप इसे सुने उतना ही अच्छा है अभ्यास के लिए। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा नाम सही है? पहला ताड़ सप्तक, दूसरा ताड़ सप्तक, तीसरा ताड़ सप्तक? तो इसमें जो सही नाम है वो विकल्प सी है, ताड़ सप्तक। ये दूसरा ताड़ सप्तक, तीसरा ताड़ सप्तक, पहला ताड़ सप्तक, ये सभी गलत है। आपको अभी बताया था कि जो सही नाम है वो इस तरह से है: ताड़ सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। ये इसमें पूरा ताड़ सप्तक लिखा हुआ है, इसलिए ये गलत है। दूसरा सप्तक ये सही है, तीसरा सप्तक ये सही है, जबकि इसमें क्या दे दिया गया है? ताड़ सप्तक। तो विकल्प सी बिल्कुल सही होगा, ताड़ सप्तक सही है, अन्य सभी गलत हैं। पहला कब प्रकाशित हुआ था, अर्थात ताड़ सप्तक कब आया? 1943 ईस्वी में, दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी में, तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में और चौथा सप्तक ये 1979 ईस्वी में। किसने प्रकाशित करवाए थे ताड़ सप्तक? तो अज्ञे के द्वारा ये प्रकाशित हुए थे। अगला प्रश्न है कि धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या सही नहीं है?
तो वे व्यक्ति स्वातंत्र के विरोधी कवि हैं, ये सही नहीं है। विकल्प ए चूंकि सही नहीं है इसीलिए ये सही होगा, वे व्यक्ति स्वातंत्र के विरोधी कवि हैं। ये गलत है इसलिए ये सही होगा, क्योंकि इसमें गलत कथन ही पूछा गया है। अन्य जो है दूसरा है, वे व्यक्ति स्वातंत्र के पक्षधर कवि हैं, तो सही है। वे कैशोर भावुकता के लेखक हैं, ये भी सही है। वे मिथकीय संदर्भों पर आधारित कविता लिखने वाले कवि हैं, ये भी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है। रचना और रचनाकार के नाम दिए गए हैं, तो मुक्ति मार्ग रचना है भारत भूषण अग्रवाल की, पिघलते पत्थर रांगे राघव का है, अजय खंडहर रांगे राघव का है, और प्रलय सृजन शिव मंगल सिंह सुमन का है। यहाँ पर अजय खंडहर जो है वो निराला का दिया हुआ है, जबकि अजय खंडहर किसकी रचना है, रांगे राघव की, इसलिए विकल्प सी बिल्कुल सही होगा, चूंकि ये गलत है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार कौन है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धूमिल, केदारनाथ सिंह या रघुवीर सहाय। तो विकल्प सी बिल्कुल सही होगा, केदारनाथ सिंह। जमीन पक रही है ये काव्य संकलन केदारनाथ सिंह का है। इनकी अन्य जो काव्य कृतियां हैं वे हैं अभी बिल्कुल अभी, यहां से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, बाघ जो कि इनकी लंबी कविता है, तालस्ताय और साइकिल आदि। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्य कृतियां हैं काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग आदि। सुदामा पांडे धूमिल की जो काव्य कृतियां हैं वे हैं संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र आदि। रघुवीर सहाय की काव्य कृतियां हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पते कुछ चिट्ठियां और एक समय था आदि। तो आज के लिए हम लोग इतने ही प्रश्न रखते हैं। प्रश्न संख्या 825 तक आज हमने देख लिया है। इसके आगे के जो प्रश्न हैं उनका अभ्यास हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।